Good morning, all of you. In the sequence of in-house training, today again we have gathered here, and now the topic of today in-house training is child psychology and understanding developmental stages. चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान और विकास के चरणों को समझना, किन किन चरणों से, किन किन प्रोसेस से बच्चों का विकास होता है, इसके बारे में हमें समझना है. सो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आवर टॉपिक कवर्स. Our topic covers about the psychology. Psychology means it is the science which dealing with human nature, function and phenomena of his soul in the main. Psychology क्या है? वह एक विज्ञान है जो कि मनुष्य की प्रकृति, उसके कार्यों और उसके आत्मा कि सारी प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है. हालांकि यह साइकोलॉजी की प्रॉपर परिभाषा नहीं है, एक मतलब अर्थ के रूप में वो इसको समझ सकते हैं. यस सर, सिट डाउन, टेक अ सीट. And child psychology, it is a science that deals with the mental power or interaction between conscious and subconscious element in a child. What are the conscious and subconscious elements of child? We will discuss it in the later on in this topic. And we will also try to understand that what are the aims and objectives of the child psychology. The aims and objective of the child psychology is knowledge of child psychology will help us to understand the child better. अगर हमें बाल मनोविज्ञान की थोड़ी बहुत समझ होती है तो उसके आधार पर हम बच्चों को आसानी से समझ सकेंगे. बेटर प्लानिंग एंड इंटरेक्शन, हम बच्चों के विकास के, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे ढंग से हम प्लानिंग कर सकेंगे. साथ ही साथ उनसे हम अपना इंटरेक्शन, अपना आपसी संबंध अच्छे ढंग से मजबूत बना पाएंगे. अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ साइकोसोमैटिक ओरिजिन, साथ ही साथ बालकों में जो मानसिक और व्यवहारिक सामंजस्य की समस्याएं होती हैं उनको भी हम समझ पाएंगे. चाइल्ड अंडरस्टैंड्स ओरल हाइजीन, साथ ही साथ बच्चों को उनको ओरल हाइजीन के बारे में भी, ओरल हाइजीन में हम दो तरह की चीज़ें ले सकते हैं. ओरल हाइजीन एक होता है आपका मुंह की साफ़ सफाई, और दूसरी ओरल हाइजीन को हम ले सकते हैं जो मुंह से चीज़ें हमारे निकलते हैं, जो बातें निकलती हैं, उनमें अगर हम एब्यूज का उपयोग करते हैं, गाली का उपयोग करते हैं, मिसबिहेव या जो प्रदर्शन हम करते हैं उसको भी ओरल हाइजीन के रूप में हमको शामिल कर सकते हैं. मीन्स न सिर्फ वो स्वयं से साफ़ सुथरे रहें बल्कि उनका व्यवहार भी साफ़ सुथरा हो, जो बोलते हैं वह भी सुस्पष्ट बोले, साथ ही साथ समाज में जो प्रिय हो उसे बोले. Child understands oral hygiene, modify child's developmental processes. साथ ही साथ बच्चों के जो व्यवहार के जो विकास की प्रक्रिया है उनको समझते हुए उनके अनुसार हम उनसे उचित व्यवहार कर सकेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द व्हाट इज साइकोलॉजी. According to Morgan King,
he has written a book, Introduction to Psychology, and he has given the definition of psychology. According to him, psychology is the science of human and animal behavior, which includes the application of science to solve real life problems. जब क्या एक प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान कला है या मनोविज्ञान है, उस समय हमें मॉर्गन किंग की जो परिभाषा है उससे काफ़ी मदद मिलती है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि मनुष्यों और जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। ऊपर में अभी आपने पढ़ा था कि इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बट इट इज़ नॉट द only science of human behavior, it is also the science of human and animal behavior, and it includes application of the science. और इसके अंदर विज्ञान की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिनके आधार पर के मनुष्यों के जीवन की जो समस्याएं होती हैं उन्हें हल करने की कोशिश करता है, या मनुष्यों के जीवन की समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से दूर करने की कोशिश करता है। And next is the child psychology. What is child psychology? Child psychology is the study of subconscious and conscious childhood development. Child psychologists observe how a child interacts with their parents, themselves, and the world to understand their mental development. Child psychology is the study of subconscious. Subconscious को कॉन्शियस लेवल की बात की तो तीन तरह के कॉन्शियस होती है: कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस यानी कि चेतन, और सब कॉन्शियस अवचेतन, एंड अनकॉन्शियस अचेतन। हमारे साथ तीन तरह के व्यवहार में अगर हम बातें करें तो हम तीन तरह के अवस्थाओं से गुजरते हैं: एक चेतना अवस्था से, एक अवचेतना अवस्था से, और एक अचेतन अवस्था से। ये तीनों क्या हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दें आपको। चेतन अवस्था, हम यहाँ सामने में जो रह करके जो भी काम कर रहे हैं, विच इज रनिंग इन एट प्रेजेंट, दैट इज द कॉन्शियस लेवल। एंड सब कॉन्शियस, जो चीज़ें हमें याद हैं, अभी कुछ देर पहले कुछ घटनाएं घटित हुई, या 2 दिन पहले क्या हुआ, 4 दिन पहले क्या हुआ, 5 दिन पहले क्या हुआ, साल भर पहले क्या हुआ था, 6 दिन 10 साल पहले क्या हुआ था, वो जो चीज़ें हमको याद हैं, दैट आर द सब कॉन्शियस लेवल। एंड वॉट एवर थिंग्स विच आर नॉट आवर कॉन्शियस लेवल, जो कि हमारे कॉन्शियस लेवल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, दोज आर द अनकॉन्शियस लेवल, वो अचेतन अवस्था है। जैसे हम सपना देखते हैं, हम अपने, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको अनकॉन्शियस लेवल में आता है। कभी कभी बहुत सारे व्यवहार हम खुद से ऐसे करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। खैर, इसके हम आगे फिर डिस्कशन करेंगे। एंड व्हाट डू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डू, एक बाल मनोवैज्ञानिक क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप इन माइंड दैट ए टीचर शुड आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। एक शिक्षक के पास भी बाल मनोवैज्ञानिक की विशेषताएं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड, सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विथ देयर चिल्ड्रेन, देयर स्टूडेंट्स वेरी बेटर वे। देन व्हाट डू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डू? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व हाउ ए चाइल्ड इंटरेक्ट्स विद देयर पेरेंट्स। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बाल मनोवैज्ञानिक देखते हैं कि कैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ व्यवहार करता है, देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड, और शेष विश्व के साथ कैसा व्यवहार करता है, टू अंडरस्टैंड देयर मेंटल डेवलपमेंट, साथ ही साथ उनके मानसिक विकास को भी समझने की कोशिश करता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन एजुकेशन?
अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो चाइल्ड साइकोलॉजी की का महत्व क्यों है? चाइल्ड साइकोलॉजी कैन हेल्प टीचर्स एंड प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेज इन स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बाल मनोविज्ञान शिक्षकों को बच्चों को या छात्रों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग टीचर्स टू क्रिएट सोशियो इमोशनल क्लाइमेट दैट इज कंड्यूसिव इन द क्लासरूम so that the process of learning in the classroom can be productive। साथ ही साथ चाइल्ड साइकोलॉजी के अध्ययन के द्वारा टीचर्स बच्चों के सामाजिक और इमोशनल मीन्स संवेदनात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक उनके क्लाइमेट प्रकृति को जलवायु नहीं मतलब उनके रहन सहन को जो है समझने की कोशिश करते हैं कि एक क्लास में जो बच्चा है उसका क्या सोशियो इमोशनल कंडीशन है और उस आधार पर कैसे हम उनके लर्निंग को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड इज़ द यूनिक। हर एक बच्चा यूनिक है। हम अगर कहते हैं कि एक बच्चा बेवकूफ़ है या कमज़ोर है, चाहे ये है, चाहे जो भी हम उपमाएँ उनको देते हैं, हम एज ए टीचर हम वहाँ पर गलत हैं। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है। आज जिस उम्र में हम लोग हैं, हम अपने अनुभवों से जान सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे समय में हमारे शिक्षकों ने जिन लड़कों को कमज़ोर कहा था, बेवकूफ़ कहा था, बल्कि आज की तारीख में वो हमसे ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं। चाहे वो जैसे कमा रहे येन केन प्रकार जैसे भी कमा रहे हों, लेकिन वो हमसे अच्छे हैं। और इसलिए जो है यह जानने की ज़रूरत है कि हर एक बच्चा यूनिक है और हमें हर एक बच्चे के सामाजिक और संवेदनात्मक पहलू को समझने की ज़रूरत है कि वह किस परिवेश से आया है। जब हम उसके परिवेश को समझ पाएंगे तो फिर हम उसको प्रॉपर उसके कक्षा में सीखने के माध्यम को जो है सही ढंग से बेहतर बना पाएंगे। नाउ कम टू द थ्योरीज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी के थ्योरीज की बात करें तो थ्योरी में मेनली हम वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंटल स्टेजेज विच इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग developmental stages of the child. So when we have to study, we can classify this theories of child psychology into two groups. One is the psychodynamic theories and behavior learning theories. Psychodynamic theories means मनोगतिक सिद्धांत और बिहेवियर लर्निंग व्यवहार अधिगम सिद्धांत। लर्निंग मीन्स अधिगम या सीखना। एज पर पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी there are the different kinds of the psychologists, there are different names of psychologists. We have given their own perspectives regarding the children, but mostly we study the Sigmund Freud, Erik Erikson and Jean Piaget. सर इधर मेरे घर से फ़ोन आ रहा, बात कर लीजिए। So when we discuss about the psychodynamic theories, first of all is the psychosexual theory of Sigmund Freud. The psychosexual theory of Sigmund Freud is also known as the psychoanalysis. Next one is the psychosocial theory by the Erik Erikson. Erik Erikson was the pupil of Sigmund Freud. He has given the theory, he has used the modified the psychoanalytic theory of Sigmund Freud.
and given his own theory, that is the psychosocial theory. And thereafter another theory was the given by cognitive development, different stages of cognitive development, that was given by the Jean Piaget. Although in different topics we have also discussed about the psychoanalysis and cognitive theory, but again we will try to understand it. And when we talk about the behavioral learning theories, next one, the behavior learning theories, in which often we discuss about the three psychologists. One, classical conditioning theory, which was given by the Ivan Pavlov, operant conditioning theory by B.F. Skinner, and social learning theory by Albert Bandura, and also hierarchy of needs by Maslow. Abraham Maslow has given hierarchy of needs, that was known as the that we often discuss in the topic of motivation. First of all, we will try to discuss about the psychosexual theory by the Sigmund Freud. Theories of psychodynamic development, psychoanalytical theories given by Sigmund Freud in year 1905. You can think that about more than 120 years ago, he has given the theories related to the humans, whatever he observed. But most of the things are also common in today's life. He has observed that our body has two types of neurons. One is the phi neuron, another is the psi neuron. Phi neuron, which concerned with condition of emotion. Phi neuron क्या है? Which concerned with condition of emotion, जो कि हमारे संवेगों को डील करता है. And psi neuron, which concerned with storage of emotion. और psi neuron वो जो कि इमोशंस को स्टोर करके रखता है. स्टोर करके रखता है अर्थात कि किन प्रकार की परिस्थितियों में हमें किन प्रकार का व्यवहार कर पाते हैं, या हमारे ऑलरेडी मस्तिष्क में स्टोर रहता है, जो कि psi न्यूरॉन के द्वारा संभव हो पाता है. Freud described human mind by two models. One is the topographical model. According to a topographical model, human triad has three parts: conscious mind, preconscious mind, and subconscious mind. First up, come to the conscious mind. Conscious mind is paying attention at that moment. As we have already discussed that today, that conscious mind is paying attention in that moment which is in the present time. Whatever we are doing in as the conscious level, हम अपने चेतना अवस्था में कर रहे हैं. चेतना को हम जागृत अवस्था भी कहते हैं, और जो कुछ भी करते हैं उसको हम जानते हैं, समझते हैं. Preconscious level, preconscious mind involves ordinary memory and knowledge. Preconscious mind में जब हम बात करते हैं तो ऑर्डिनरी जो हमारी साधारण याददाश्त है और जो भी ज्ञान है वह है. And things we are aware of but not paying attention at all moments. और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें भी आपकी प्रीकॉन्शियस लेवल में आती है जिनके बारे में हम जागरूक जानते हैं, लेकिन अभी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. जैसे अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कोविड-19 कितने समय तक रहा था?
2 साल, 2 साल रहा जो है। लेकिन अभी हम ट्रेनिंग ले रहे थे, उस समय तक कोविड-19 का कोई दिमाग में हमारे नहीं आ रहा था। ये हमने कोविड-19 का नाम लिया, 2 साल का कैलेंडर जो अचानक से हमारे दिमाग में आ गया। उसमें किस मंथ में कौन सी घटनाएं हुई थी, तो वो भी शायद हमारे दिमाग में कैटेगराइज बना हुआ है कि कब कौन सी घटना हुई थी, हुआ है। तो जो चीज़ें हमारे याद में आ जाती हैं वह क्या है, हमारे प्री कॉन्शियस लेवल में या सब कॉन्शियस लेवल में है, जो कि अवचेतन कहलाता है। एन अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इज पार्ट ऑफ माइंड विच थिंक्स एंड एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वो है, इट इज अ पार्ट ऑफ माइंड, वह मस्तिष्क का वह हिस्सा है विच थिंक्स एंड एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, जो कि स्वतंत्र रूप से सोचता है और व्यवहार करता है। जैसे सोचते तो हम बहुत चीज़ें हैं, लेकिन करते सभी नहीं हैं। हाँ, एक ही चीज़ को हम कई तरीक़ों से सोचते हैं, हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उनमें से करते कोई एक चीज़ें ही नहीं। जो कुछ भी होता है सब कुछ हमारे अचेतन स्तर पे होता है, अचेतन मानसिक पर होता है। तो पहला आपने पढ़ा था टोपोग्राफिकल मॉडल, और दूसरा है साइकिक ट्रायड मॉडल। साइकिक ट्रायड मॉडल में क्या है, साइकिक ट्रायड मॉडल इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे टोपोग्राफिकल मॉडल 3 पार्ट्स में था, कैसे, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। वैसे ही डिविडेंड को जो हम बात करते थे, यह भी 3 पार्ट में है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड, it is the basic structure of personality, serves as the reservoir of instincts present at birth as impulse and strives for immediate pleasure and gratification. ईड क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व का सबसे बेसिक आधारभूत संरचना है। सर्व्स एज द रिजर्वायर ऑफ इंस्टिंक्ट्स, जो कि इच्छाओं के सागर के रूप में काम करता है। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं सब क्या हैं, ईड है। प्रेजेंट एट बर्थ एज इम्पल्स एंड स्ट्राइव्स फॉर इमीडिएट प्लीजर एंड ग्रेटिफिकेशन, और यह हमारे जन्म से ही जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, साथ ही साथ तात्कालिक खुशी को यह अनुभव करती है। एग्जाम्पल, नीड टू ईट इज बेस्ड ऑन प्लीजर प्रिंसिपल। हमारी जो खाने की आवश्यकता है वह प्लीजर प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर आधारित है। द चाइल्ड वांट्स फूड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज। और अगर एक बच्चे के हिसाब से अगर हम बात करें तो बच्चे के लिए भोजन क्या है, उसके लिए बाहरी कोई भी सर्कमस्टेंसेज कोई मतलब नहीं रखती। दे हैव नीड टू ईट, देन दे हैव टू ईट। जैसे अभी अब हम एज ए गार्जियन हैं, हमें क्या है, हमें भोजन की अगर ज़रूरत है तो हम अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। आज घर में खाना नहीं है, चलो बाहर में खा लेंगे। सब्जी नहीं है तो चलो कुछ और चीज़ से खा लेंगे, या अभी कुछ काम कर रहे हैं बाद में खा लेंगे, आज नहीं खाएंगे। लेकिन बच्चे के साथ क्या है, बच्चे का जो ईड है वो हमें खाना है तो खाना है। उसके लिए हो सकता है कि अगर वो मांग रहा है तो नहीं मिले, लेकिन न मिलेगा तो क्या करेगा, उसका अपोजिट जो बिहेवियर होगा वो करेगा, रोएगा, गाएगा, चिल्लाएगा, जो करना हो लेकिन करेगा, लेकिन वो करेगा। दे हैव नीड ऑफ टू सेटिस्फाई देयर ईड। बच्चों की यह इच्छा होती है कि हमारी जो ईड है वह पूरी होनी चाहिए। तो दैट कैन बी नॉट डिपेंडेड अपॉन ओनली टू ईट, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन वट एवर दे वांट। बच्चों में देखते हैं घर में वो गार्जियन से लड़ जाते हैं, हमें मोबाइल चाहिए तो चाहिए, हमें मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए, हमें पैसे चाहिए तो चाहिए। मीन्स दे हैव नॉट मीन दैट फ्रॉम वेयर देयर गार्जियंस देयर पेरेंट्स विल प्रोवाइड टू देम। Next come to the ego.
ईगो को ऐसे भी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि सबके सामने हमको अक्सर हम ईगो की बात करते हैं कि प्लीज डोंट बिहेव मी लाइक दैट, इट हर्ट्स आवर ईगो, यह हमारे ईगो को हर्ट करता है। ईगो को हिंदी में कहते हैं अहम। अहम यानी कि मैं, मतलब सब कुछ के बावजूद, चाहे भले ही मैं कुछ भी हूँ, चाहे मैं जितना भी कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरा अपना एक अहम है, मेरा एक अपना अस्तित्व है और मेरे उस अस्तित्व को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तो वह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वह एक बच्चों के लिए भी है। बच्चों को अगर हम ऐसे पब्लिकली डांटते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं, तो उनका भी ईगो हर्ट होता है। It is a part of self that is concerned with overall functioning and organization of personality, capacity to test reality, utilization of ego defense mechanism, memory, language and creativity. Capacity to test reality, यानी बच्चे क्या करते हैं, जो भी वास्तविकता होगी उसको अपने अनुसार भी जो है एक बार ढालने की कोशिश करते हैं, या अपने अनुसार उस पर व्यवहार करने की कोशिश, वास्तविकता के लिए अपने अनुसार से भी जो है वो व्यवहार करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, एक बच्चा अगर गलत किया हो, आप उसको जो है डांट करके देखिए, समझा करके देखिए, काफ़ी देर तक वो आपसे बहस करेगा कि जो गलती आप तो उसको दिखा रही है उसमें उसकी गलती नहीं है। वाई इज इट दैट? बिकॉज दे यूज द डिफेंस मैकेनिज्म, वो रक्षा युक्ति का उपयोग करते हैं। एंड दिस इज नॉट फॉर द चिल्ड्रेन, वी ऑल्सो यूज। हम कोई भी काम अगर करते हों नहीं करते हों तो हमारे पास बहाने जरूर होते हैं, जो भी बहाने हम लाते हैं दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। और वो डिफेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज वी ट्राई टू सेव आवर ईगो, हम यह कोशिश करते हैं कि हम अपने ईगो को बचाएं, हम अपने अहम को बचाने की कोशिश करते हैं। हंगर मस्ट वेट अंटिल फूड इज गिवन, और जैसे ईड की इच्छा अगर है कि हमें भोजन चाहिए, तो ईगो क्या करता है? ईगो जो है इस ईड को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है तुम्हें भोजन मिलेगा। फॉर दैट दे व्हाट दे कैन डू, दे कैन wait until the food is given। तो भोजन के आने तक हम अगर जो इंतज़ार करते हैं, अपनी भूख को रोक के रखते हैं, तो वह क्या हुआ? दैट इज आल्सो आवर डिफेंस मैकेनिज्म। एंड आवर ईगो हेल्प्स टू ऑब्टेन और फुलफिल आवर ईड। जो हमारी इच्छा होती है, इच्छाओं को परिपूर्ण करने में ईगो हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इज द सुपर ईगो। इट इज पार्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट इज internalized representation of the values, morals of the society as taught by parents and others। सुपर ईगो क्या है? वह हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो हम अपने समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जो सुनते हैं कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह जो है हमारे टीचर्स ने बना दिया, हमारे माता पिता ने बना दिया, हमारे समाज ने बना दिया। और हमारी इच्छाएं तो बहुत सी होती हैं कि हमें जो है कुछ अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, या XYZ जो भी हैं। वो ईड जो है अनंत है, ईगो उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, लेकिन सुपर ईगो क्या करता है? उसे ब्रेक डालने का काम करता है। उसमें ब्रेक डालने का कोशिश कैसे करेगा? जैसे हम यह काम कर रहे हैं, तो क्या यह सही है? वी हैव स्टडीड फ्रॉम आवर इमोशन, आवर वैल्यूज दैट दिस इज नॉट गुड फॉर, देन व्हाट वी डू, वी विल नॉट डू दोज वर्क्स।
कई बार कुछ इच्छाएं हमारी होने के बावजूद भी हम उस काम को नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके लिए हमारा सुपर ईगो जिम्मेदार होता है। सुपर ईगो जो है उसे करने से रोकता है। You can look in this picture the Freud's conception of the human psyche. This is unconscious level, this is preconscious level and this is subconscious level. इन्होंने तुलना इसकी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द आइसबर्ग मेटाफोर। आइसबर्ग मीन्स अगर पानी के अंदर हम बर्फ को डाल दें तो बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर डूबेगा, बल्कि कुछ हिस्सा पानी के ऊपर तैरते रहता है। तो जो हिस्सा पानी के ऊपर तैर रहा है उसी के अनुसार से हम साइकिक को जो बात करते हैं, तो जो पानी के ऊपर तैर रहा है दैट इज आवर कॉन्शियस लेवल, वही हमारा चेतना है। और जस्ट उस कॉन्शियस लेवल से नीचे जो कि पानी के अंदर क्या है, डूबा हुआ है। लेकिन आप देखते हैं पानी पारदर्शी होता है, लेकिन पारदर्शी होता है, पानी के अंदर हम कुछ ही गहराई तक देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 1 किलोमीटर गहरा अगर समुद्र है तो हम 1 किलोमीटर गहरे तक देख सकते हैं। 1 किलोमीटर तो नहीं देख सकते, लेकिन शायद 4 या 5 फीट तक का जो पानी होगा, हम जो है ऊपर से अगर देखना चाहें तो हम नीचे के देख पाते हैं कि पानी में क्या चीज़ें हैं। तो उसी तरह से जो बर्फ़ का स्तर जो है, लेवल जो है पानी के अंदर दिखाई देता है, वही हमारा प्री कॉन्शियस लेवल है, जिसमें कि हमारा सुपर ईगो भी आता है और ईगो भी आता है। और जो हिस्से नहीं दिखाई देता है वो हमारा अनकॉन्शियस लेवल है, और उसी में हमारा ईड भी है। तो आवर ईड इज द पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस, while ego and super ego is the preconscious. And whatever we do at the conscious level by our ego, that is always fight with our super ego. We always found ourselves in a dilemma of id and super ego. हम ईड और सुपर ईगो में अपने आप को जो है हमेशा लड़ते रहते हैं और उस हिसाब से जो है व्यवहार करते हैं। कभी कभी ईड जीत जाता है और कभी हमारा सुपर ईगो जीतता है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि जब जानते हैं कोई चीज़ गलत है लेकिन जानबूझकर उस गलत काम को हम करते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, ईड जीतता है। और कई बार गलत चीज़ों को हम नहीं करते क्योंकि सुपर ईगो हमको उन्हें करने से रोकता है। Now come to the psychosexual stages of development. Freud outlined 5 stages of manifestations of the sexual development. First is the oral stage, which is the age of oral stage is from birth to the 1.5 years of age. In this age, the erogenous zone is focus is mouth. 0 से 1.5 के एज में जो हमारे ईड के संतुष्टि का जो मेन पार्ट होता है दैट इज आवर माउथ। ग्रेटिफाइंग एक्टिविटीज, और तो अपने ईड को संतुष्ट करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, व्हाट दे डू, नर्सिंग, ईटिंग, माउथ मूवमेंट्स, सकिंग, बीटिंग और स्वेलिंग। The students of the children of 0 to 1.5 years age, often whatever they do, most of the things which satisfy to their id is related to their mouth. They often do eating. Eating मतलब उनको जो कुछ भी मिलेगा मुंह में डालेंगे। छोटे बच्चे कुछ भी मिलेगा हाथ में देखे देखे तुरंत उनके मुंह में जाएगा। सकिंग चूसना, बीटिंग का दांतों से काटना या निगलना। बच्चे के लिए कोई कुछ भी नहीं होता जो है, वो सब कुछ जो है उनका पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन केवल उनका माउथ ही होता है। नेक्स्ट, इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट क्या होता है उस एज में, द चाइल्ड पर्सनालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द ईड एंड demands immediate gratification.
Responding, nurturing is the key. Symptoms of oral fixation: smoking, nail biting, drinking, sarcasm. एक चीज़ आप देखिए, ओरल फिक्सेशन क्या होता है। कई बार यह होता है कि घर पर जो है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी माँ को अगर दूध की ना होता हो तो बच्चे को जो है दूध नहीं पिलाते जो है, चाहे बच्चा रोता रहो, चाहे जिस मार्फत से उनको मतलब जो है, या उनके पास ऐसा संभव नहीं है कि बाहर से खरीद कर भी दूध दे सके जो है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उनकी ईड है, जिसकी संतुष्टि वो माउथ से कर पाते थे, वो अधूरी रह जाती है। और याद रखिएगा, इच्छाएं अगर कभी भी अधूरी रहेंगी तो वह जन्म से लेकर मृत्यु के समय तक जो है इच्छाएं पूरा होने का रास्ता मांग ढूंढती हैं। जब उनको रास्ता मिलेगा, इच्छाएं जो है अपने आप को पूरा करना चाहेंगी। और अगर 0 से 1.5 ईयर्स एज में बच्चों की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी ईड अगर पूरी नहीं होती है, तो बड़े होने पर वही जो है उनके अंदर स्मोकिंग की भावना। अक्सर जो बड़े होकर लोग सिगरेट पीते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन की जो ईड है जो पूरी नहीं हो पाई थी, वो अब पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो मार्ग बदल चुका है, जरिया बदल चुका है। नेल बिटिंग, नाखून को काटना, ड्रिंकिंग, ड्रिंक करना इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, जो कि उनके जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि उनके मुंह से रिलेटेड हैं, वह सब कुछ वही है जो कि बचपन में उनके द सेटिस्फेक्शन ऑफ माउथ जिससे पूरा नहीं हो पाया था, जो उनकी ईड को पूरा नहीं कर पाया था। नेक्स्ट इज द एनल स्टेज विच इज फ्रॉम एज ऑफ 1.5 to the 3 years age. The erogenous zone in focus is the anus, and gratifying activities are bowel movements and withholding of such movement. जब बच्चे 1.5 से 3 साल तक होते हैं तो जहाँ उनके पहले ईड का माध्यम जो है, संतुष्टि का माध्यम ओरल था, मुख था, वहाँ अब वो एनस हो जाता है। और यहाँ पर उनके मेन जो एक्टिविटीज होती है क्या? बाउल मूवमेंट्स यानी कि कहीं भी जो है मैंने उन्हें क्या कह सकता, पॉटी करने में संतुष्टि मिलती है, वो कहीं भी पॉटी कर सकते हैं। और विद होल्डिंग ऑफ सच मूवमेंट्स, या अपनी पॉटी रोक लेते हैं। तो क्या ऐसा क्यों? अगर बच्चे जिद्दी होंगे तो दे विल विद होल्ड देयर बाउल मूवमेंट। अक्सर देखते हैं बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो है 2 दिन पर 3 दिन पर जो है मतलब जो है पॉटी नहीं करते हैं, या 2 दिन पर 3 दिन पर करते हैं। यह क्या है? वही जो उनका इरोजेनियस जोन है, फोकस जो एनस, उसकी संतुष्टि है, वो ईड है। और ईड की पूर्ति कैसे? जो उनकी कुछ जिद होती है, कुछ मांग होती है, उस मांग को अगर पूरा नहीं करते पेरेंट्स जो है, तो इस रूप में वो चेंज होकर के वहाँ पर जाता है। सिम्टम्स ऑफ एनल फिक्सेशन: एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी, स्लोपी, डिसऑर्गेनाइज्ड, रेकलेस, केयरलेस एंड डिफेंड। अगर एनल फिक्सेशन की जो है विशेषताएं उनके अंदर पाई जाती है तो बच्चों में कौन सा व्यवहार देखने को मिलेगा? स्लोपी, डिसऑर्गेनाइज्ड, वो अव्यवस्थित रहेंगे। आप देखेंगे आप ही के कक्षा में 2 तरह के बच्चे होंगे, एक डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड होंगे। एक अच्छे से सज सवर के आएंगे, उनकी कापी किताब कलम सब कुछ जो है सजी सारी सवरी दिखेंगे, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जैसे तैसे चले आते हैं, नहाने धोने पढ़ने पाने से कोई मतलब नहीं होता, होमवर्क भी पूरा नहीं, कोई भी काम उनका पूरा नहीं होता। Why it is that is due to their anus fixation। और इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है टॉयलेट ट्रेनिंग देना, बच्चों को इस उम्र में टॉयलेट ट्रेनिंग देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनल, ये एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी हुई, और एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी में दे बिकम क्लीन, ऑर्डरली, इंटॉलरेंट टू अनक्लीननेस, मतलब वो साफ़ सुथरे रहते हैं, अपनी सारी चीज़ों को ऑर्डरली रखते हैं, करते हैं, साथ ही साथ जो गंदगी होती है उसको इंटॉलरेंट, वो गंदगी उन्हें पसंद नहीं होती। नेक्स्ट, फॉलिक स्टेज। इन फॉलिक स्टेज दैट इज ऑफ द 4 to 5 years of age, in which
The erogenous zone in focus is genitals. Genitals means whatever their sexual organs are. इस एज में बच्चों का जो फोकस होता है, जो खुशी होती है, उनके जेनिटल्स का खुशी का जो पॉइंट होता है जेनिटल्स होते हैं. लेकिन often they also find different kinds of fears also in this age. इंट्रैक्शन विथ इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंट में इंट्रैक्शन क्या होता है, समाज से इंट्रैक्शन जो है इस एज में. चाइल्ड्स फीलिंग ऑफ ग्रेटर अटैचमेंट विथ पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स. जो 4 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं वो अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स के साथ जो है ज़्यादा जुड़े महसूस करते हैं. आप पाएंगे कि जो 4 से 5 साल तक की जो लड़कियां होती हैं अपनी माँ की तुलना में पापा को ज़्यादा पसंद करती हैं, जबकि लड़के जो है पापा की तुलना में माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं. और यही नहीं, यह बात की उम्र में भी पाया जाता है कि अक्सर लड़के जो है माँ से ज़्यादा अटैच रहते हैं और लड़कियाँ अपने पापा से अटैच होती हैं. सिम्टम्स ऑफ फॉलिक फिक्सेशन. मेन में जो है क्या होता है, अगर इस एज में उनका फिक्सेशन हो जाए तो फिर क्या होता है, अगर मेन में स्पेशली एंजाइटी, गिल्टी फीलिंग अबाउट अपोजिट सेक्स एंड नार्सिसिज्म. अगर इस एज में इस भावना का समुचित तरह से अगर विकास नहीं हो पाता तो बाद के समय में क्या होगा, दे फील एंजाइटी, वो चिंतित रहेंगे, एंड फीलिंग गिल्टी फीलिंग अबाउट अपोजिट सेक्स, और दूसरे लिंग के व्यक्तियों के प्रति अपने मन में अपराध भाव बोध करें, अपराध बोध उनके प्रति रहेगा. मतलब अगर लड़के जो अपने जो है माँ के प्रति जो है प्यार को नहीं दर्शा पाते हैं तो बाद की उम्र में जो है अपनी पत्नी से भी समुचित ढंग से प्यार नहीं दिखा सकते. वहीं अगर लड़कियां अपने पापा के प्रति प्यार को नहीं दर्शा पाती तो बाद में जो है अपने पति के साथ भी समुचित ढंग से अपने प्यार को नहीं दर्शा पाती. इसमें एक कॉम्प्लेक्स की बात कहते हैं, इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है यह आपके इसके लिए एक कहानी है यूनान की. उसी के कहानी से इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को लिया गया है. इडिपस कॉम्प्लेक्स में जो कहानी का नायक होता है, टेंडेंसी ऑफ यंग बॉय चाइल्ड बीइंग अटैच्ड मोर टू मदर देन फादर. इडिपस कॉम्प्लेक्स जो कहानी है, कहानी में कहानी का जो नायक है अपने पिता को मार करके अपनी माँ से शादी कर लेता है. ठीक है, तो उसी कहानी से लेकर के जो है फ्रायड ने उस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया है इडिपस कॉम्प्लेक्स. तो इन्हें शादी कर लेते हैं. यहाँ शादी करने से मतलब नहीं है, ये मदर और सन सेक्सुअल रिलेशन से मतलब नहीं है. मैंने यहाँ पर कि बच्चों में पिता की तुलना में माँ के प्रति जो है ज़्यादा प्यार को पाया जाना, उनके प्रति अपने प्यार को दर्शाना, यह जो है अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स के प्रति जो दिखाते हैं, जो लड़के दिखाते हैं, दैट इज़ द इडिपस कॉम्प्लेक्स. एंड सेम एज द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जिसमें कहानी की नायिका अपने पिता से प्रेम करती है. टेंडेंसी ऑफ गर्ल चाइल्ड डेवलपिंग मोर देन अफेक्शन फॉर फादर देन द मदर, जिसमें कि वह गर्ल जो है अपने माँ की ज़्यादा तुलना में पिता को ज़्यादा जो है प्रेम प्रदर्शित करती है. लेकिन प्रेम को कई रूप में ले सकते हैं. यहाँ प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बात नहीं है, यहाँ माँ बाप और पिता पुत्र पुत्री के रिलेशंस की बात की जा रही है. नेक्स्ट इज द लेटेंसी. लेटेंसी को हिडन या सुसुप्ता अवस्था भी कहते हैं. दैट इज फ्रॉम 5 years टू प्यूबर्टी, जो कि 5 साल से लेकर के प्यूबर्टी जो 12-13 साल तक की एज को हम मानते हैं उस समय तक चलता है. इन दिस एज द इरोजेनियस जोन इन फोकस इज नन. इसमें इरोजेनियस जोन कोई भी नहीं होता. इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, चिल्ड्रन फोकस एनर्जी ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. 5 साल से लेकर के जो 12-13 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका ज़्यादा फोकस किस पे होता है, कल्चरल फॉर्मिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज, जो समाज की संस्कृति है, संस्कृति के सामाजिक मूल्यों पर होता है, ज़्यादा फोकस करते हैं. डेवलपिंग फ्रेंडशिप, वो ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद करते हैं. एंड एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स, और खेलने कूदने पसंद करते हैं. आप पाएंगे 5 साल से ऊपर के जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, लगभग 12-13-14 साल तक एज में, अब जहाँ 4-5 साल तक बच्चों को घर में रोक पाते हैं, 5 साल होते हैं उनके पैर निकल जाते हैं.
वो अब आस पड़ोस में निकलना शुरू हो जाते हैं और वहाँ जाके खेलना शुरू कर देते हैं। जेंटल स्टेज फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, इरोजोनियस फोकस इन जेनिटल एंड ये लेटेंसी स्टेज के बाद अगला स्टेज आता है जेनिटल स्टेज, जो कि लिंगावस्था कहते हैं। यह जो है प्यूबर्टी जहाँ से कि चाइल्ड जो है वयस्क होना शुरू हो जाता है। इनका जो इरोजेनियस जोन होता है वह जेनिटल्स होते हैं, उनके जो लैंगिक अंग होते हैं वो हो जाते हैं। एंड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज आर हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप। 12-13 साल के एज में आने के बाद, जहाँ 5 से 12 साल तक के एज में बच्चों में देखेंगे कि उनमें ग्रुप की भावना होती है। 5 से 12 साल तक के बच्चों में ग्रुप की भावना इस रूप में होती है कि लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं। साथ ही साथ लड़के और लड़कियों में आपस में झगड़े भी अगर होंगे तो अपने ग्रुप की ही बात करेंगे। लेकिन 12-13 साल से एज के आने के बाद वही जहाँ अपोजिट सेक्स से उनको झगड़े होते थे वह अब भावनाएं बदलने लगती है, वह उनमें प्रेम के रूप में शामिल हो जाता है। इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट मार्क्ड बाय परस्यूट फॉर रिलेशनशिप। अब वो अपोजिट सेक्स के प्रति जो है संबंध मजबूत करने में अपनी इच्छाओं को रखता है। सिम्टम्स ऑफ जेनिटल फिक्सेशन, इसमें जेनिटल फिक्सेशन के जो सिम्टम्स हैं वो है डज नॉट कॉज फिक्सेशन। इसको डज नॉट कॉज फिक्सेशन इफ डिफिकल्टी परसिस्ट डैमेज वर डन एट अर्लियर स्टेजेज ऑफ ओरल एनल फॉलिक स्टेजेज। देखिए, अगर ऊपर के जो है जो 4 स्टेज की बात की गई है, ओरल एनल फॉलिक स्टेज की जो बात की गई है, उसमें किसी एज में अगर उनके साथ फिक्सेशन हुआ है तो से जो जेनिटल स्टेज की हम बात करते हैं, इस स्टेज में भी जो है उनके साथ अपोजिट सेक्स के साथ संबंध बनाने में जो है समस्याएं रहेंगी। फ्राइडियन स्टेज, अगेन यू कैन से फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 1 to 5 years, that is the oral stage in which infant's pleasure center son is the mouth, while in the age of 1.5 to 3 years, that is known as the anal stage, in which the child's pleasure focuses on anus, while in the age of 3 to 6 years, that is phallic stage, in which child pleasure focuses on genitals, while 6 years to puberty, it is known as the latency stage, in which child represents sexual interest and develops social and intellectual skills. लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, अपने सेक्सुअल इंटरेस्ट को वह दबा करके और समाज में अपनी पहचान को मजबूत करने में कोशिश करता है। नेक्स्ट, प्यूबर्टी ऑनवर्ड, दैट इज द जेनिटल स्टेज in which a time of sexual reawakening, source of sexual pleasure becomes someone outside of the family. जेनिटल स्टेज में आने के बाद जो उनकी ईड होती है, ईड जो है वह सेक्सुअल प्लेजर बिकम्स समवन आउटसाइड ऑफ द फैमिली, अपने परिवार से अलग किसी अन्य अपोजिट सेक्स के साथ जो है अपना संबंध रखने में, यस सर, मेरा अट्रैक्शन उनका बढ़ता है जो है। नेक्स्ट, what are the merits and demerits of this Freud theory? The merits of Freud theory is that one of the earliest and the most comprehensive theory of lifelong psychological development. यह सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है जो कि समूचे जीवन को, मानसिक विकास को बताता है। लेकिन इसका डिमेरिट्स की अगर बात करें तो क्या है, Freud formulated this theory by his extensive studies on adult psychological patients. फ्रायड ने इस थ्योरी को, अपने सिद्धांत को, एक्चुअली क्या थे, फ्रायड जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, मनोशास्त्री थे, और उनके पास जो मानसिक समस्याएं लेकर लोग जाते थे, उस आधार पर जो वह फील करते थे, उसी आधार पर जो है उन्होंने अपने सिद्धांतों की रचना की थी।
तो अपनी चूंकि इन्होंने एडल्ट साइकोलॉजिकल पेशेंट्स के आधार पर इन्होंने जो है अपने अध्ययन को किया था, एंड हेंस इट एक्स्ट्रापोलेशन टू चिल्ड्रन इज नॉट वेरी जस्टिफाइड। इसलिए चूंकि उनके पास जो भी समस्याएं लेकर जाएगा एडल्ट्स जाएंगे, तो एडल्ट्स की बातों के आधार पर उसको हम बच्चों के ऊपर अगर जस्टिफाई करें, यह अच्छी बात नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें कुछ हद तक सही जरूर हैं, लेकिन फिर भी वह अपने मरीजों के आधार पर ही इन्होंने जो है इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई किया है। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन ए बेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। तो इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक के रूप में इस चीज़ को जो भी अध्ययन किया वो थी। नेक्स्ट कम टू द अनदर theory. This was the psychoanalysis theory which was given by the Sigmund Freud. Next come to the psychosocial theory which was given by Erik Erikson. That was in the year of 1963. You know, Sigmund Freud given his theory in the year 1905, while Erik Erikson was given this theory in 1963. He was the pupil of Sigmund Freud. According to him, studies of psychosocial development he has given in 8 parts. One is the infant, toddler, pre-scholar, grade scholar, teenager, young adults, middle age adults and other adults. आप पाएंगे कि जहाँ फ्रायड ने 13 साल के बाद से लेकर के और एकदम मरने के समय तक को एक ही एज में रखा, जेनिटल स्टेज में रखा है, लेकिन इन्होंने 13 साल के बाद को भी एज में अलग अलग स्टेजेज में रखा है। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज इन दिस एज? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, जेनेटिविटी वर्सेज stagnation and integrated versus despair. If we discuss about the Erikson's theory, Erik Erikson was a follower of Sigmund Freud who broke with his teacher over the fundamental point what motivates or derives human behavior. For Freud, it was biology, or more specifically the biological instincts of life and aggression. Freud ने जो है ज़्यादा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर जो है पहलू पर अपना ध्यान दिया था। कम टू हियर द एरिक एरिक्सन्स स्टेजेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन द ओरल एज often people persons develop the feeling of basic trust and mistrust, while in anal stage it for autonomy versus shame or doubt, in phallic stage initiative versus guilt, in latency industry versus inferiority, genital identity versus role and confusion. Now you can see that above first 5 stages are related to Freud stages of personality development. तो फ्राइड के जो 5 स्टेजेस थे उसके अनुसार बच्चे क्या व्यवहार गेन करते हैं उससे रिलेटेड था, जबकि बाद के 3 में जो है जेनिटल स्टेज के बाद को भी उन्होंने यंग एडल्टहुड, एडल्टहुड और मैच्योरिटी में बांटा है। फॉर एरिक्सन वॉज नॉट ट्रेंड इन बायोलॉजी, जहाँ सिगमंड फ्राइड जो बायोलॉजी में ट्रेंड थे, Erik Erikson was not trained in the biology and the medical science. Unlike Freud and many of his contemporaries, the most important force driving human behavior and the development of personality was social interaction. इनका जो जहाँ उन्होंने साइकोएनालिसिस थ्योरी को जो है अपने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट कहा जाता है, इन्होंने अपने सोशल एस्पेक्ट पर फोकस किया और इनके जो थ्योरी है उसको साइकोसोशल थ्योरी कहा गया। एरिक्सन लेफ्ट हिज नेटिव जर्मनी इन द 1930s and immigrated to America, where he studied Native American traditions of human development and continued his work as a psychoanalyst.
His developmental theory of the 8 stages of man was unique in that it covered the entire lifespan rather than childhood and adolescent developments. Erickson's view was that the social environment combined with biological maturation provides which individual with a set of crises that must be resolved. The individual is provided with a sensitive period in which to successfully resolve each crisis before a new crisis is presented. The individual is provided with a sensitive period in which successfully resolve each crisis before a new crisis presented. इन्होंने ये बताया कि जो अलग अलग एज बताई गई है डेवलपमेंटल स्टेज, उसमें जो आपने पाया था, जो अभी आगे फिर हम चर्चा करेंगे, जो दो वर्च्यूज की, दो गुणों की बात की गई है, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। तो उस एज में अगर वो पॉजिटिव तरीके से फुलफिल होते हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ग्रहण करेंगे बच्चे, अदरवाइज वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। द रिजल्ट ऑफ द रिजोल्यूशन वेदर सक्सेसफुल और नॉट आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्राइसिस and provide the foundation for its resolution. Come here, Erickson's 8 stages. Trust versus mistrust. Infancy. बचपन में बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? ट्रस्ट, विश्वास और अविश्वास। Child develops a belief that the environment can be counted on to meet his or her basic psychological and social needs. Infancy में जो है, जो बच्चे होते हैं वो क्या महसूस करते हैं कि पर्यावरण के द्वारा जो है या वातावरण के द्वारा उनकी सारी शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती हैं। लेकिन अगर उस एज में उनकी सारी शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं तो व्हाट द चाइल्ड विल डेवलप, ही विल डेवलप द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड सोसाइटी। अगर बच्चे कि सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं तो अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति सकारात्मक भावना को पाएगा। लुक हियर, यहां मछली को आपको दिखाया गया है, डोंट बाइट। अगर एक बार मछली देखें क्या है, वो मांस का टुकड़ा रखा गया है लेकिन उसमें साथ में कील है। अगर एक बार मछली खा लेगी और कील में फंस जाती है तो अगली बार से क्या होगा, उसके मन में आएगा कि नहीं खाना है, डोंट बाइट। लेकिन एक बार वो खा करके कोशिश जरूर करेगी। स्टेज 1 बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दिस इज बर्थ टू एज 1, टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, जिसमें कि बच्चे टोटली दूसरे के ऊपर जो निर्भर करते हैं। केयर गिवर नीड्स चाइल्ड डेवलप ट्रस्ट। केयर गिवर मीट्स नीड्स। अगर जो उनके केयर गिवर हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं तो चाइल्ड डेवलप्स ट्रस्ट। चाइल्ड क्या करता है? ट्रस्ट विकसित करता है, विश्वास की भावना मजबूत होती है। अगर केयर गिवर डज नॉट मीट नीड्स, जो उनको केयर करने वाले लोग हैं उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करते हैं तो बच्चा क्या होगा? चाइल्ड डेवलप्स मिसट्रस्ट। बच्चा जो है अपने माँ बाप से कटेगा, माँ बाप के प्रति उसके अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी। अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी तो क्या होगा? कैसे माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता है, सर इसको मारिए, इसको पीटिए, इसको समझाइए, मेरी बात नहीं सुनता है। तो बच्चा माँ बाप की बात क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि बच्चे की जो कुछ आधारभूत आवश्यकताएं थी वो माँ बाप पूरा करने में अक्षम थे या अक्षम रहे। बेसिक स्ट्रेंथ होप। तो इस एज की जो सबसे जो आधारभूत मजबूती हो क्या है? आशा। बिलीफ आवर डिजायर्स विल बी सेटिस्फाइड। फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि इसमें यह विश्वास होता है अगर उनकी कि आवर डिजायर्स विल बी सेटिस्फाइड, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे अगर बच्चे को यह विश्वास हो कि जो भी वो चीज़ें चाहते हैं उनके माँ बाप पूरा कर सकते हैं, दे विल फील द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। उनमें एक आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। देखते हैं बहुत से बच्चे उदंड हो जाते हैं। उदंड क्यों हो जाते हैं या जिद्दी क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो चाहेंगे वो तो मिल सकता है। जब माँ बाप उनको दे सकते हैं तो समाज भी उन्हें क्यों नहीं देगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको हमें गहराई से सोचना होगा, तब हम जो है इससे बारी बारी से जो है अध्ययन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम चाहें 10 से 5 मिनट में हम इन चीज़ों को समझ सकें नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट के रूप में हम इन चीज़ों को जो है डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अनदर इज द टोडलरहुड। टोडलरहुड यानी जब 1 साल से ऊपर के जो स्टेज में बच्चा जाता है, इन विच दे डेवलप द ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी स्वतंत्रता, सेम मीन्स शर्म, डाउट मीन्स संदेह। चाइल्ड लर्न्स व्हाट ही सी कैन कंट्रोल एंड डेवलप्स ए सेंस ऑफ फ्री विल and corresponding sense of regret and sorrow for inappropriate use of self-control. Child learns what he she can control and develops a sense of free. अगर बच्चे के अंदर में उनकी आवश्यकताओं के, देखिए पहले स्टेज में अगर उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, दूसरे स्टेज में क्या होंगे, वो ऑटोनॉमी यानी थोड़ी सी स्वतंत्रता महसूस करेंगे बच्चे। और पहले स्टेज में जहाँ मिसट्रस्ट अगर उनके अंदर फील होगा तो फिर अगले स्टेज में भी वो उनमें ऑटोनॉमी की भावना नहीं है। अगर ऑटोनॉमी की भावना नहीं आएगी देन दे विल फील सेम एंड डाउट। सेम की चीज़ें जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे टिफ़िन लेकर के नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको शर्म आती है कि हमारे माँ बाप जो है वैसा टिफ़िन नहीं देते हैं जैसे हमारे दोस्त के देते हैं, हमारे नाश्ते में वो चीज़ नहीं देती है माँ जो कि हमारे दोस्त को देती है। तो जहाँ यह उनमें सेम की भावना यानी कि शर्म की भावना प्रदर्शित करता है, वहीं पे डाउट, कुछ मामलों में वह संदेह में भी रहते हैं। माँ बाप से कुछ चीज़ें कहने में भी उनको डर लगता है, शर्म लगती है कि पता नहीं मैं कहूँगा मेरे माँ बाप पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। और देखेंगे कि यही वो स्टेज होती है कि जहाँ से हमारा बच्चा भटकना शुरू हो जाता है। माँ बाप हर चीज़ों को अगर डांटते रहेंगे उन्हें तो उन्हें क्या लगेगा कि हमारी पता नहीं हमारी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी। और वहीं कुछ इस अगर पड़ोस का कोई व्यक्ति जो उनकी उन इच्छाओं को पूरा करता हो, कुछ ही मामले में अगर पूरा करता हो, 1% पूरा करता हो, तो क्या करेंगे, उनका अपने घर से कटाव होगा, आस पड़ोस में जुड़ेंगे। कहीं कोई अगर उनका दोस्त उनका आवश्यकताओं को पूरी करता होगा तो वह अपने दोस्त पे ज़्यादा निर्भर करेंगे। एंड सेम द थिंग आल्सो हैपेंड विथ आवर टीचर्स। अगर हम बच्चे की जो आवश्यकताओं को समझ करके उनको पूर्ति नहीं करते हैं, जो पढ़ने के लिए आया, जो सीखने के लिए आया, वो चीज़ें हम जानकारी नहीं देते हैं, अगर उसकी कोई जिज्ञासाएँ हैं उसको हम टोकते हैं, तो बच्चा क्या होगा, आपके प्रति मिसट्रस्ट जो है, आपके प्रति डाउट जो है वो ग्रहण करेगा और बहुत सी चीज़ें आपसे पूछ नहीं पाएगा। सेकेंड स्टेज इन विच they develop that is the age of that is developed during the age of 1 to 3 years, in which child able to exercise some degree of choice, child independence is thwarted, child develops feeling of self control, same in dealing with others. Basic strength is will means इच्छा, determination to exercise freedom of choice in face of society's demands. अगर ऑटोनॉमी उनको मिलती है तो वे समाज में अपने आप को अपनी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करने को स्वतंत्र महसूस करेंगे वो। नेक्स्ट स्टेज इज द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, दैट इज द अर्ली चाइल्डहुड इन विच child learns to begin action to explore, to imagine as well as feeling remorse for actions. अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है बिगिन टू एक्शन मतलब अपनी इच्छाओं से कार्य करना प्रारंभ करता है, एंड टू एक्सप्लोर, उनमें एक्सप्लोर मतलब एक वैज्ञानिक की उनके अंदर एक वैज्ञानिक जन्म लिए रहता है। हर चीज़ों को चाहते हैं कि हम कुछ अपने से करके देखें, अपने से जान के देखें, एक्सप्लोर खोज करने की इच्छा रहती है। एंड टू इमेजिन, साथ ही साथ उनकी कल्पनाशीलता भी ज़्यादा होती है।
अगर इन भावनाओं को प्रोत्साहित किया गया तो अच्छा है, अगर ये भावनाएं प्रोत्साहित नहीं हुई, हतोत्साहित हुई, तो उनके अंदर गिल्ट, अपराध बोध जो है शामिल होता है। मतलब इन भावनाओं को, उनमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, यह माता पिता के साथ साथ एज ए टीचर्स भी जो है हमें पहचान करने की ज़रूरत है, और जो उनके व्यवहार हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड दैट इज वाई वी ऑफन फोकस्ड ऑन द ग्रुप प्रोजेक्ट्स इन आवर क्लासेज। बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट्स की बात हम कराते हैं। क्यों? कारण सिर्फ यही होता है कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स में कराएंगे तो बच्चे जो है एक ग्रुप में बहुत सारे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, उसमें वो लीडरशिप सीखेंगे, अपनी बातों को अपने दोस्तों के सामने रखना पसंद करेंगे, किसी और दोस्त की बातों को सीखना सीखेंगे, प्लस कैसे जो है किसी की बातों पे, किसी के विचारों पर अपने विचारों को जो मजबूती से दर्शा पाएँ, एक ग्रुप डिस्कशन, ये कई तरह के व्यवहार बच्चे सीख पाते हैं। This is from age 3 to 5 years, in which child develops desire to take initiatives in activities, जिसमें कि बच्चा गतिविधियों में भाग लेना सीखता है। पेरेंट्स पनिश चाइल्ड फॉर इनिशिएटिव, और कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो है अपने से कोई इनिशिएटिव ले लिया तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं। एंड चाइल्ड डेवलप्स फीलिंग्स टू गिल्ट दैट विल अफेक्ट सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी थ्रू आउट लाइफ। और उस समय बचपन में जो है बच्चे को जो डांट दिया गया, उस काम को करने से रोक दिया गया, तो आगे आने वाले समय तक जो है, पूरे भविष्य तक जो है, मैंने क्या कहा, पूरे जीवन में वह जो है एक अपराध बोध उनके मन में बना रहता है। सो बेसिक स्ट्रेंथ इज द पर्पज, इसे इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है पर्पज होती है। एंड करेज टू इनविजन एंड परस्यू गोल्स, और बच्चों में जो है मतलब उनमें एक साहस होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। आई थिंक यू मे अंडरस्टैंड एंड यू शुड बी अवेयर दैट अनिल सर वाज माय बैचमेट when we were the students of class 3 to class 5, and when we were the age of 8 to 9 years, we have think that in our village we will organize Ramnavami Puja. We have thought हम अपने गांव में रामनवमी की पूजा करेंगे 8-9 साल की एज में। कैसे करेंगे कोई पता नहीं, करेंगे उसके लिए जो अपने 5-6 दोस्त थे वो सब हम मिलने करके जो है स्कूल के जब टिफिन होते थे आधे घंटे के, तो जा करके जो है मीटिंग करते थे हम लोग। कहीं से वो बात जो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल को थे उनके तक पहुंच गई, जो है उन्होंने खूब डांटा हम लोगों को जो है कि तुम लोग क्या करोगे, कैसे करोगे। क्योंकि पूजा करने के हमारे मन में यह था कि गांव के सारे लोग जो है लक्ष्मी पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, लेकिन ऐसी पूजा करें जो कोई नहीं करता, तो कि रामनवमी, राम की पूजा कोई नहीं करता, हम लोग रामनवमी की पूजा करेंगे। तो हमारे प्रिंसिपल ने डांटा काफ़ी, जो है समझाया भी, लेकिन हम लोगों ने जो उस भावना को छोड़ दिया। लेकिन आज भी ये होती है कि अभी भी मन में जो है कोई चीज़ को आगे बढ़ने की जो है अभी भी इच्छा नहीं होती। जो है एक बार जो हमने आगे बढ़ने की इच्छा किए थे और हमें रोक दिया गया बचपन में, आज भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको लगता हो कि सर बहुत ये करते वो करते हैं, लेकिन नहीं करते। नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी, इन विच चाइल्ड लर्न्स टू, दिस इज द मिडिल चाइल्डहुड इन विच चाइल्ड लर्न्स टू डू थिंग्स वेल और करेक्टली इन कंपेरिजन टू ए स्टैंडर्ड और टू अदर्स। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे क्या करते हैं, दूसरों की तुलना में अपने काम को और बेहतर ढंग से करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द एज ऑफ 6 to 11 years, चाइल्ड डेवलप्स कॉग्निटिव एबिलिटीज टू इनेबल इन टास्क कंप्लीशन, स्कूल वर्क, प्लेस। पेरेंट टीचर्स डोंट सपोर्ट चाइल्ड्स एफर्ट्स, चाइल्ड डेवलप्स फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड इनएजुकेसी। इस एज में जो बच्चा स्कूल वर्क करता है या जो खेलता है या कोई घर का काम करता है, उस दरमियान अगर माँ बाप उसके काम, क्योंकि ये दिस इज द एज ऑफ अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग मतलब बच्चा अगर क्लास में ऐसा व्यवहार करता है
बार बार आपको डिस्टर्ब करता है, मतलब क्या, आपके ध्यान को खींचना चाहता है अपनी तरफ। हम टीचर्स को क्या लगता है कि वो लड़का बार बार क्लास डिस्टर्ब करता है। वो क्लास डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि वो आपकी तरफ आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। और जब पॉजिटिवली आप उसके प्रति आकर्षित होंगे तो आप पाएंगे कि वो बच्चा क्लास डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि आप उसकी बातों को सुन लीजिए और प्लस जो काम दीजिएगा करने के लिए वो बच्चा ज़रूर करके आएगा। लेकिन इसलिए हम टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि आपके क्लास में जो भी 10, 15, 20, 25, 30 बच्चे हैं, हर एक बच्चे के प्रति जो है ध्यान जरूर दें। टाइमली जो है हर एक बच्चे को जानने की जरूर कोशिश करें कि कोई बच्चा जो है होमवर्क करके आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। क्लास में वो अक्सर बात करता है, क्यों बात करता है। उसके बात करने का मतलब डांटना ही नहीं है, उसको जानने की कोशिश करें क्यों बात करना चाह रहा था या क्यों डिस्टर्ब करता है। जब आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, बच्चा भी आप में इंटरेस्ट दिखाएगा और आप अपनी पढ़ाई के प्रति आकर्षित होगा। तो 6 से 11 ईयर्स में जो है उनमें कॉम्पिटेंस यानी कंपटीशन की जो है भावना जन्म लेती है। एक्सर्शन ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस इन परस्यूइंग एंड कंप्लीटिंग टास्क। नेक्स्ट स्टेज इज द एडोलसेंस, किशोरावस्था, इन विच दे डेवलप द आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। इसमें या तो वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या रोल कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूज रहते हैं कि व्हाट एम आई, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई शुड डू और व्हाट टू नॉट डू। In this age, they develop a sense of self in relationship to others and to own internal thoughts and desires, social identity and personal identity. इस एज में बच्चे अपनी दो चीज़ें करते हैं, एक सामाजिक पहचान बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ एक व्यक्तिगत पहचान बनाना चाहते हैं कि समाज में हमारी जान पहचान, लोग हमको जाने, प्लस हम अपने आप को भी उस रूप में मजबूत बनाएं। This age is the 12 to 18 years. From they form ego identity. इसमें ईगो आइडेंटिटी मतलब सेल्फ इमेज, वे अपने आत्मसम्मान के लिए काम करते हैं या एक अपनी खुद की इमेज क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वह अपनी पहचान का एक स्ट्रॉन्ग सेंस, मतलब इन वॉट एवर वे आई शुड बी अवेयर टू आवर सोसाइटी, चाहे जिस भी तरीके से हो समाज मेरे को जाने, मेरे को देखे। तो बचपन में जैसा व्यवहार उसके साथ हुआ रहेगा, अगर उसके साथ सकारात्मक व्यवहार हुआ रहेगा तो अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित करेगा। अगर नकारात्मक व्यवहार बचपन से ही होते रहा तो बाद में भी वो नकारात्मक ही जाएगा। आप लाग कर लीजिए, वो क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं नकारात्मक व्यवहार करता हूँ तो समाज या तो मुझसे डरता है या मुझे इज्जत करता है या लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो बाद में भी वही व्यवहार करेगा। फेस एडल्टहुड विद सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस। आइडेंटिटी क्राइसिस, इसमें पहचान के क्राइसिस क्या है? कन्फ्यूजन ऑफ ईगो आइडेंटिटी। अगर इस एज में जो है रोल कन्फ्यूजन होता है तो क्या होगा, वो अपने ईगो आइडेंटिटी में मतलब जो कन्फ्यूज रहेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ फाइडेलिटी इमर्जेज फ्रॉम कोहेसिव ईगो आइडेंटिटी, सिंसियरिटी, जेन्युइननेस, सेंस ऑफ ड्यूटी इन रिलेशनशिप विद अदर्स। इस एज की जो मेन मजबूती है दैट इज द फिडेलिटी, जिसमें कि बच्चे इमर्जेज फ्रॉम कोहेसिव ईगो आइडेंटिटी एंड सिंसियरिटी, genuineness and sense of duty in relationship with others. Next, young adulthood. Young adulthood की बात करते हैं। They develops ability to give, receive love, begins to make long-term commitment to relationships. This age is the from 18 to 35 years in which they undertake productive work and establish. आप पाएंगे कि 18 से 35 साल के जाने वाला व्यक्ति जो है प्रोडक्टिव हो जाता है, चाहे जिस भी तरीके से कम वह धन कमाने के युक्ति में लग जाता है। इनेबिलिटी टू इस्टेब्लिश इंटीमेसी लीड्स टू सोशल आइसोलेशन। और इस एज में अगर सामाजिक रूप से अगर जुड़े हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज दे फील द आइसोलेशन। या तो इस एज में वो समाज से जुड़े रहेंगे या फिर समाज से कट के रहेंगे। दैट इज द एज ऑफ 18 to 35 years. Basic strength is love.
इसमें क्या है, जो इनके बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो लव होता है, जिसमें कि म्यूचुअल डिवोशन इन ए शेयर्ड आइडेंटिटी, फ्यूजिंग ऑफ वन सेल्फ विथ अनदर पर्सन. Next stage is the middle adulthood, in which the develops interest in guiding the development of the next generation. Since it is related to the middle adulthood and we are discussing about the child development regarding our students, so we are going to next of this topic, in which active involvement in teaching, guiding the next generation. 35 से 55 साल की एज में आने के बाद जो व्यक्ति क्या करता है, अब वो अपने से नीचे वालों को शिक्षा देना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है. 35 से 55 वर्ष के लोगों को में अपने से नीचे वालों को, क्योंकि नीचे एक पीढ़ी आ चुकी होती है और उस पीढ़ी को क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बताने में उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है. स्टैग्नेशन इन्वॉल्व्स नॉट सीकिंग आउटलेट्स फॉर जेनेटिविटी, इन विच बेसिक स्ट्रेंथ इज केयर, ब्रॉड कंसर्न्स फॉर अदर्स एंड नीड टू टीच अदर्स. इस एज में आने के बाद लोग जो है दूसरों की केयर करते हैं, चाहे वो केयर ऑफ और फैमिली मेम्बर्स हो, बच्चे हों या जो भी हों, या नीड टू टीच अदर्स, साथ ही साथ दूसरों को शिक्षा देना अच्छा लगता है उन्हें. एंड लास्ट इज द लेटर एडल्टहुड, इन विच दे डेवलप द ईगो, इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर. दिस एज इज फ्रॉम 55 ईयर्स प्लस, इन विच दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ इंटायर लाइफ. 55 साल के बाद से जो है वो क्या करते हैं, अतीत में जीने लगता है. इंसान जब 55 साल का होता है अतीत में जीने लगता है और वह पूरी ज़िंदगी जब तक जीवित रहेगा. आजकल के लड़के बेवकूफ़ हो गए, ऐसे हो गए, भाई हमारे ज़माने में वो होता था, हमारे ज़माने में ऐसे होता था. मतलब जो भी बातें होंगी हमारे ज़माने से होंगी और नए ज़माने के प्रति अपने आप को बांध करके खुद को नहीं रख पाती जो है. इंटीग्रिटी लुक बैक विथ सेटिस्फेक्शन के साथ वो पीछे देखते हैं. एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज विजडम, उसमें उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ क्या विजडम है, डिस्चार्ज कंसर्न विद द होल ऑफ लाइफ. द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हिज थ्योरीज आर बेस्ड ऑन एज वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल. इन्होंने उम्र के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन किया है. हैंस इजी टू अप्लाई एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड सिंपल एंड कम्प्रिहेंसिव टू अंडरस्टैंड, इसलिए इसको किसी भी एज के साथ आसानी के साथ यूज किया जा सकता है. डिमेरिट्स है बेस्ड ऑन एक्सट्रीम नीड्स ऑफ पर्सनालिटी. Time 1:55. We have started 25, 12:25. 10 minutes are remaining. Next stage is the given by the Jean Piaget. We have already discussed they have divided this age into 4 groups: sensory motor stage, that is the 0 to 2 years, pre-operational stage 2 to 7 years, concrete operational stage, that is 7 to 11 years, and formal operation stage, that is 11 to 15 years. The sensory motor stage, in which the infant constructs an understanding of the world by coordinating sensory experiences with physical actions, progressing from reflexive instinctual action at birth to the beginning of symbolic thought towards end of the stage. You can look here as sensory motor stage. The child begins to interact with the environment. बच्चा जो है environment के साथ अपने आप को interact करना शुरू कर देता है. इसका बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 साल से लेकर 7 साल तक एज होता है. The child begins to represent the world symbolically. बच्चा जो है सिंबॉलिक रूप से वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे खिलौने के साथ खेलना शुरू करता है और उस खिलौने में जो है अपने पेरेंट्स को या समाज के दूसरे लोगों को वो सिंबॉलिक रूप में महसूस करता है. नेक्स्ट, कॉन्क्रीट स्टेज, इन विच द चाइल्ड लर्न्स रूल्स सच एज कंजर्वेशन. इसमें जो है बच्चा जो है नियमों को सीखता है
and formal operation stage, the adolescent can transcend the concrete situation and think about the future. 12 साल से ऊपर की एज जो कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, इससे बच्चा जो है अपने भविष्य के बारे में सोचता है. The merits and demerits of this theory is most comprehensive theory of cognitive development. The theory propagated that we can learn as much about children's intellectual development from examining their incorrect and correct answers to items. And demerits is that underestimates the children's abilities, overestimates age differences in thinking, and vagances about the process of change, underestimates the role of social environments. जिन पियाजे ने जो भी थ्योरी दी है वो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेसिस पे दिया है, जहाँ एरिक्सन ने सोशल डेवलपमेंट की बात की है, सोशल इन्वायरमेंट को इन्होंने इग्नोर कर दिया है. यू कैन लुक हियर हाउ द ऑल थ्री थ्योरीज, द थ्योरी ऑफ फ्रॉइड, पियाजे, एरिक्सन आर इंटररिलेटेड टू देम. Now come to the 7 tips for parents to help your child develop effective study skills. Irrespective of parents, as the teachers, how can the parents help to their children? तो उनके अंदर एक इफेक्टिव स्टडी स्किल जो है जन्म ले. Here is the situation. Your child likes school. They enjoy their classes, teachers, and fellow students. They do their homework every night. They are trying hard, but that effort and enthusiasm just is not translating to the kind of academic gains and grades you both want to see. If this sounds familiar to you, the key to helping your child crack the code on learning may be focus on building some effective study skills. बच्चा हमारा जो है घर पे पढ़ता है लेकिन होमवर्क करके नहीं लाता है, जो परफॉर्मेंस हम चाहते हैं उस रूप से नहीं करता. देन एज ए पेरेंट्स व्हाट शुड डू? सक्सेस इन द क्लासरूम डज नॉट कम फ्रॉम एनी सिंगल थिंग. बच्चे का जो क्लासरूम का जो सक्सेस है केवल एक चीज़ से नहीं होता. इट इज़ अबाउट द राइट मिक्स ऑफ एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड एफर्ट. स्ट्रॉन्ग स्टडी स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन दिस रेसिपी and they are very much learned behavior. So as a parent, how can you help your child develop the study skills they need to achieve academic success and see benefits beyond the classroom as well? Here are 7 tips to get started. एक जो है कैसे जो है हम बच्चों को जो है ये करें कि उनका पढ़ाई के प्रति जो है माहौल उनका बदले. उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं. क्रिएट ए डिजाइनेटेड स्टडी स्पेस फॉर योर स्टूडेंट्स. अपने बच्चों के लिए घर में एक जगह बना के रखें जहाँ पर कि बच्चे पढ़े लिखें. मीन्स उनके लिए अगर हो सके तो एक अच्छी जो है टेबल दीजिए, अपने उस टेबल पर पढ़ें, उसको पेन पेंसिल कापी किताब रखें, प्लस उस टेबल को अपनी इच्छा के अनुसार सजा के रखें ताकि मतलब उस पर उनको ऑनरशिप दिया जाए, वो उनका मालिकाना हक हो. नेक्स्ट इज द कीप ए प्लानर. कीप ए प्लानर. प्लानर मीन्स उनको एक प्लानर बना करके दीजिए. उनका रूटीन जो है कि होमवर्क करना है कब कैसे करना है, स्कूल का रूटीन क्या है, साप्ताहिक रूटीन क्या है, ताकि उस प्लानर के हिसाब से वो काम करे. टेक इफेक्टिव नोट्स. उनको यह सिखाया जाए कि जब कक्षा में पढ़ रहे हैं तो कैसे जो है पढ़ने के दौरान छोटी छोटी चीज़ों को कुछ चीज़ों को नोट्स के रूप में बना के रखें. जो नोट्स के रूप में आप नोट करके रखेंगे वो तो शाम को जब पढ़ने बैठेंगे, जब वो नोट्स को पढ़ेंगे तो पूरे क्लास में क्या पढ़े थे वो तुरंत उनके याद में आ जाएगा. प्रैक्टिस फॉर टेस्ट. उनके लिए टेस्ट की तैयारी जो है कराने के लिए माँ बाप भी मदद करें. उसके लिए क्या करें कि टेस्ट के लिए जो उनको सिलेबस दिया गया है तो सिलेबस के अनुसार उनको अगर संभव हो सके तो उन्हें प्रैक्टिस टेस्ट करवाइए जाए, या फिर उनको फ्लैश कार्ड दीजिए जिसके आधार पर कि वो जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें. मैंने टेस्ट की प्रैक्टिस कराते रहिए डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस के अनुसार या चैप्टर के अनुसार, टॉपिक के अनुसार. अवॉइड क्रेमिंग.
Studying a little bit of a subject every day is much better for long term retention than studying for a longer period of time a single day. अक्सर हमारे बच्चों की आदत होती है 2 दिन की छुट्टी कर दीजिए तो 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, तीसरे दिन जो है जम के पढ़ना चाहेंगे, एक हफ्ते तक छुट्टी है 1 हफ्ते नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे बेहतर यह है कि आपको होमवर्क मिले चाहे ना मिले, क्लास में कुछ भी होमवर्क मिले ना मिले या स्कूल बंद हो खुला हो, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। अपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए टाइम दीजिए, 10 मिनट के लिए पढ़िए लेकिन पढ़िए। साथ ही साथ एक अपनी स्टडी में बीच में गैप भी दीजिए, 10 से 15 मिनट का गैप दीजिए। 1 घंटे अगर आपने पढ़ लिया तो 15 मिनट के लिए घूम आइए बाहर से, टीवी देखना है, अखबार पढ़ना है, खेलना है, आकर के फिर पढ़िए तो आपका जो है अच्छे से फिर पढ़ाई कर सकेंगे आप। टीच योर चाइल्ड टू आस्क फॉर हेल्प। अक्सर बच्चे रात तक पढ़ते रह जाते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते जो है, तो अगर चाहे तो बच्चे में कोई इतना जो है अधिकार दीजिए कि कुछ चीज़ों को चाहे तो अपने पेरेंट्स की मदद रात को इस समय भी ले सकें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। घर में जो चीज़ें जो है ध्यान भंग करने वाली हैं उनसे दूर रखें। कंप्यूटर अगर है, मोबाइल है, चाहे जो भी चीज़ें ध्यान भंग करती हैं तो उसको वहाँ से दूर करके रखें तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। एंड नाउ दिस इज आवर लास्ट स्लाइड ऑफ आवर ट्रेनिंग, दैट वी हैव स्टडीड डिफरेंट kinds of theories related to the child development, but are they really true? The conclusion is that none of these theories are completely correct and none of them are incorrect. They are proposals that shed light on the development of human beings. Guidance of a child's behavior in the school is an essential prerequisite to get education. To treat a child successfully or to manage a child in school setting, one should have sufficient knowledge on psychological and personality development at different stages of childhood. तो एज ए टीचर के साथ साथ हमें पेरेंट्स भी हैं या आने वाले समय में कुछ लोग पेरेंट्स बनेंगे भी। यह ज़रूरी है कि बच्चे के डेवलपमेंट स्टेज को जानें ताकि उस अनुसार उसे हम बिहेव कर सकें कि हमारा बच्चा समाज में एक अच्छा नागरिक बन सके, समाज के साथ अच्छे व्यवहार को कर सके। यह ज़रूरी है कि हम बाल मनोविज्ञान और उनके डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को जान सकें। थैंक यू, दैट्स ऑल।